हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन। वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। सो इन प्रीवियस क्लास हमने अपने चैप्टर नंबर 11 को कंप्लीट कर लिया था एंड आई होप कि आप सभी ने उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर व्हिच इज चैप्टर नंबर 12 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज फॉरेस्ट आर लाइफलाइन। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो बच्चों, आपको बोला है कि जो फॉरेस्ट है वो हमारी वेल्थ है, बिकॉज जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस रिसोर्स है हमारी कंट्री के लिए एंड जो हमारे फॉरेस्ट है वो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स भी हैं। इनको हम यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं एंड रीग्रो भी करते हैं। जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं सो दैट कि हम एनवायरनमेंट को क्लीन रख पाएँ और हेल्दी भी रख पाएँ, और ये कंट्रोल भी करते हैं एयर पॉल्यूशन को। जितनी भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं बच्चों, वो वेस्ट को जनरेट करती हैं इन गैसियस, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म। So the exhaust produced by the automobile industries or any other burning processes, उसकी वजह से गैसियस वेस्ट जनरेट होता है। अब बच्चों, ये जो गैसियस वेस्ट होता है वो क्रिएट करता है आपके एयर पॉल्यूशन को। बहुत ही लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल को डंप किया जाता है बाय अस एज गार्बेज, सो देयर इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बाय अस एंड आर देयरफॉर टर्न्ड एज अ वेस्ट। सो बच्चों, उसका हमारे लिए कोई यूज नहीं होता और हम उसको टर्न कर देते हैं वेस्ट में। नाउ ये जो जनरेशन होता है बच्चों गार्बेज का, वो इतना ज़्यादा है कि उसका डिस्पोजल जो है बच्चों वो काफ़ी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम बन चुका है। नाउ कमिंग टू न्यू टर्म्स, यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स गिवन है। ये टर्म्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं और उनके मीनिंग्स को भी समझने हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। अ फॉरेस्ट इज अ सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम। फॉरेस्ट क्या होते हैं बच्चों? सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, एंड इनको डोमिनेट कौन करते हैं? इट इज डोमिनेटेड बाय ट्रीज। अब बच्चों, ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स होते हैं हमारी कंट्री के। फॉरेस्ट हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं एंड इनको हम यूज भी करते हैं, कंज्यूम करते हैं और रीग्रो करते हैं। फॉरेस्ट हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड जो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट होता है बच्चों, वो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट को भी अफेक्ट करता है। ये प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल को फ्रॉम इरोजन एंड जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए, प्लांट्स के लिए, इवन एनिमल लाइफ के लिए। जो फॉरेस्ट होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं आपको फ्रेश एयर, फूड, शेल्टर, फायर, वुड, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स। ये सारी ही चीज़ें हमें जंगलों से मिलती हैं। दे हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। उसके अलावा एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में, फ्री फ्रॉम द डस्ट रखने में एंड अदर पॉल्यूटेंट्स को कम करने में भी हमारे फॉरेस्ट हमारी हेल्प करते हैं। नाउ कमिंग टू फॉरेस्ट वेल्थ। तो बच्चों, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं एंड ये प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को एंड मेंटेन करते हैं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को। नाउ इनको अगर हम देखें तो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए इन द फॉलोइंग वेज। कैसे? जो फॉरेस्ट होते हैं बच्चों, फॉरेस्ट डिक्रीज द रन ऑफ रेट ऑफ रेन वाटर और इसी वजह से ये प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को। जो फॉरेस्ट होते हैं वो रिसाइकल करते हैं वाटर को इनटू द एटमॉस्फेयर, जो कि फॉल होता है एज अ रेन टू रिप्लेनिश द ग्राउंड वाटर। वैसे ही जो फॉरेस्ट होते हैं वो मेंटेन करते हैं टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को एंड रेगुलेट करते हैं रेनफॉल को। जो गुड रेन होता है वो हेल्प करता है वाटर लेवल को रेज करने में। जो फॉरेस्ट होते हैं वो शेप करते हैं आपके नेचुरल एनवायरनमेंट को। उसके अलावा जो फॉरेस्ट होते हैं वो चेक करते हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स को एंड रिड्यूस करते हैं अक्रेंस ऑफ डस्ट स्टॉर्म्स को। जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ही रिच सोर्स ऑफ वुड होते हैं फॉर फ्यूल एंड टिम्बर, नट्स, फ्रूट, सीड्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स। जो कोल होता है बच्चों वो भी फायरवुड से ही बना होता है। तो बच्चों, उसके अलावा जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ही गुड अबोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है एंड बहुत सारे वाइल्ड प्लांट्स है जो कि फॉरेस्ट में ग्रो होते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज को चलाने में भी हेल्प करते हैं। बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स है, इंसेक्ट है, वॉर्म है जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिए हुए हैं फॉरेस्ट के फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ, वो कौन कौन से है? पेपर, हनी फ्रॉम बी, मैच स्टिक्स, लैक इंक्लूडिंग सीलिंग वैक्स फ्रॉम लैक इंसेक्ट, वी वैक्स, केन वुड, fur and hide, packaging wood, fibers, taffeta from the plants,
Forage, animal bones for making animal charcoal being used in refineries and sugar industries. उसके अलावा जो फॉरेस्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं एवोल्यूशन ऑफ न्यू लाइफ में, सेंस क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज हैं जो कि प्रोटेक्टेड है बाय दी फॉरेस्ट। यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो ब्रीड करते हैं, वो मल्टीप्लाई होते हैं इन सेफ एंड फेवरेबल इन्वायरमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर्स भी आपको गिवन है, ये पिक्चर है टिम्बर की, ये है रबर की एंड ये है स्पाइसेस की। नाउ कमिंग टू इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम देखेंगे कि जो प्लांट और एनिमल हैं वो कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो बच्चों जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे नेचुरल वेल्थ होते हैं, एंड जो फॉरेस्ट है वो फाइनली बैलेंस्ड एनवायरनमेंट है जिसमें कि जो सेल होते हैं, सेल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, वो सक्सेसफुली क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे, एज डिस्कस्ड हियर आफ्टर। सो हम देखेंगे डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स ऑन एनिमल्स। सो बच्चों दो प्लांट्स आर सुपीरियर टू एनिमल्स, हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं वो एनिमल से सुपीरियर है क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसी वजह से हम प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। यट तब भी वो एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे कि द फर्स्ट वन इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। सो बच्चों जो प्लांट्स होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है सो दैट कि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कर पाए। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं एंड जो एनिमल्स होते हैं वो एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही लार्ज अमाउंट में, एंड यही वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि प्लांट्स यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द सेकेंड वन इज रिप्रोडक्शन। तो बच्चों अगर हम फ्लावर्स की बात करते हैं तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो स्टेट्स में अकर होता है। फर्स्ट क्या है कि जो पॉलन है बच्चों वो ट्रांसफर होने चाहिए आपके स्टिग्मा तक, सो ये जो स्टेट है उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। सो अगर हम इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन देखें तो जो भी एक्टिविटीज होती है इंसेक्ट की, जैसे कि बीज की, मॉथ की, बटरफ्लाई की, यही हेल्पफुल होते हैं टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, राइट। सो इफ इट वर नॉट फॉर देयर एक्टिविटी, अगर एक्टिविटी नहीं हो पाता इतने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स का, सो उसकी वजह से जो प्लांट्स है वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाते, राइट। फिर आता है बच्चों डिस्पोजल ऑफ सीड। सो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि जो स्कैटरिंग ऑफ सीड्स होती हैं उसको हम डिस्पोजल बोलते हैं, एंड बहुत सारे फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं जो कि एनिमल्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं एंड विच कैरी देम अवे बिफोर ईटिंग, और वो उन फ्रूट्स को बहुत दूर लेके जाते हैं खाने से पहले। इन डूइंग दिस वो क्या करते हैं, वो सीड्स को भी साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा फ्रूट्स के अंदर ही आपको सीड्स देखने को मिलते हैं। सो बच्चों आपने देखा होगा कि जो आपके बुर्दोक सीड्स होते हैं उनमें स्पाइन्स लगे होते हैं, राइट, एंड वो स्टिक कर जाते हैं आपके एनिमल के फर में। फिर उसके बाद कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि सीड्स को पिकअप करते हैं जबकि वो वॉक कर रहे होते हैं थ्रू दी फॉरेस्ट। एट सम अदर प्लेसेस जो सीड्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं एंड इवेंचुअली वो धीरे धीरे न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर आता है न्यूट्रिएंट्स। तो बच्चों जो एनिमल का एक्सक्रीटा होता है, डेड बॉडीज होते हैं एनिमल्स के, स्पेशली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टाइनी टाइनी इंसेक्ट होते हैं, वो ऐड करते हैं न्यूट्रिएंट्स को टू दी सॉइल फॉर दी प्लांट्स, और जो प्लांट्स होते हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं। नाउ कमिंग टू डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट। अब हम देखेंगे कि एनिमल्स कैसे प्लांट पे डिपेंड करते हैं। सो बच्चों जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स ये भी डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे फॉर फूड। सो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, बट जो अदर लिविंग थिंग्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं फूड के लिए। नाउ यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं जैसे कि प्लांट ईटर्स, while other consume animal that plant eaters। तो बच्चों कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट ईटर्स होते हैं, जो कि प्लांट को खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो कि कंज्यूम करते हैं ऐसे एनिमल्स को जो कि प्लांट ईटर होते हैं। As such all animals ultimately depend on plants for their food। So ultimately हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी एनिमल्स होते हैं वो प्लांट पे ही डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। फिर आता है ऑक्सीजन। तो बच्चों जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं अराउंड अस, ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज इनहेल्ड बाय द एनिमल्स। अब ये जो ऑक्सीजन प्लांट ने हमें दिया है वही एनिमल्स क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। जैसे कि एनिमल्स क्या करते हैं बच्चों, डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे फॉर द ऑक्सीजन। फिर आता है बच्चों हैबिटेट।
सो जितने भी ट्रीज एंड प्लांट्स होते हैं वो हैबिटेट को प्रोवाइड करते हैं फॉर द एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जितनी भी बर्ड्स होती हैं, चिड़िया होती है, वो ब्रांचेस में रहती हैं ट्रीज की, एंड वैसे ही जो बीज एंड मॉन्कीज होते हैं वो भी ट्रीज में रहते हैं। तो फॉरेस्ट ने क्या किया है, फॉरेस्ट ने या फिर प्लांट ने हैबिटेट भी प्रोवाइड किया है एनिमल्स को। फिर आता है अदर यूजफुल थिंग्स। सो बच्चों कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि नीम, तुलसी, फॉक्स ग्लोव एंड रोजी पेरीविंकल, ये हमें बहुत सारी मेडिसिन भी देते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि इन सारी चीजों को मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता था। मेनी प्लांट्स एंड ट्रीज, ये हमें स्पाइसेस देते हैं, वुड देते हैं, टिम्बर देते हैं, गम्स देते हैं, एंड हमें रबर भी मिलता है आपके रबर ट्री से। उसके अलावा हमें कॉटन प्लांट से कॉटन मिलता है एंड जूट फ्रॉम दी प्लांट्स। ये सारी ही चीजें हमें प्लांट से मिलती है। फिर आता है बच्चों फूड चेन। सो बच्चों फूड चेन में होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक जो ग्रास हॉपर होता है वो ग्रीन प्लांट खाता है। अब होता क्या है कि जो फ्रॉग है वो ग्रास हॉपर को खाएगा। अब जो फ्रॉग है उसको कौन खाएगा, उसको स्नेक खाएगा, एंड स्नेक को खाएगा ईगल। सो बच्चों ये जो चेन ऑफ इवेंट्स हमें देखने को मिल रहा है उसी को हम फूड चेन बोलते हैं। नाउ हु ईट व्हाट इन द एनवायरनमेंट मेक्स अप अ फूड चेन, कौन क्या खाता है वही हमारे फूड चेन को बनाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मैंने आपको बताया ये ग्रास है, राइट। सो ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर खाएगा, राइट। अब फ्रॉग ने क्या किया, ग्रास हॉपर को खा लिया, लेकिन फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने खा लिया, और स्नेक को किसने खाया, स्नेक को खाएगा ईगल। तो ये जो पूरा चेन ऑफ इवेंट्स चल रहा है इसी को हम बच्चों फूड चेन बोलते हैं। सो बच्चों जब हम स्टडी करते हैं फूड चेन को तब हमें क्या पता लगता है कि कितना इंटरडिपेंडेंस हमें देखने को मिल रहा है वेरियस ऑर्गेनिज्म का इन द एनवायरनमेंट, विच मीन्स कि हर एक ऑर्गेनिज्म किसी न किसी पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। उसी इवेंट्स को, उसी चेन को हम फूड चेन बोलते हैं। नाउ जैसे कि आपको यहाँ पे फूड चेन दिया हुआ है ग्रास लैंड में, जैसे कि ये ग्रास है, ग्रास को किसने खाया, जीब्रा ने खाया। अब जीब्रा को कौन खा लेगा, लायन खा लेगा। वैसे ही बच्चों ये फूड चेन है आपका पॉन्ड में, तो ये आपका एल्गी होता है, राइट। अब एल्गी को कौन खाएगा, स्मॉल फिश खाएगी, और स्मॉल फिश को खाने के लिए ऑलरेडी लार्ज फिश यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इसी तरीके से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहता है। नाउ कमिंग टू फूड वेब। फूड वेब क्या होता है बच्चों, हमारे पास बहुत सारे फूड चेन्स होते हैं, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फूड चेन इन पॉन्ड है, यहाँ पे फूड चेन इन ग्रासलैंड है, वैसे हमने यहाँ पे भी फूड चेन देखा था। सो इसी तरीके से बच्चों ढेर सारे फूड चेन्स होते हैं नेचर में जो कि कनेक्ट करते हैं और एक वेब लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं, विच मीन्स जैसे आपने देखा होगा मकड़ी का जाला होता है, सेम उसी तरीके से स्पाइडर के जैसा वेब क्रिएट हो जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। और उस फूड वेब में हमें क्या पता लगता है, कंप्लीट फीडिंग रिलेशनशिप हमें पता चल जाती है कि कौन किसको खा रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये पिक्चर है आपके फूड वेब की। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्योरिफिकेशन ऑफ एयर। तो बच्चों जैसे कि सारे एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन की नीड होती है जिंदा रहने के लिए, वैसे हमें भी ऑक्सीजन की नीड है टू लिव, राइट। सो जो एटमॉस्फेयर होता है यहाँ पे 20% ऑक्सीजन आपको देखने को मिलता है एंड सप्लाइज यू एंड अदर एयर ब्रीदिंग एनिमल्स विद देयर वाइटल गैस। So at the same time when you inhale oxygen and exhale carbon dioxide gas, जो प्लांट्स होते हैं वो यूज कर लेते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट सो दैट कि वो अपना खाना बना पाए। अब नॉर्मली होता क्या है, हमने क्या किया, हमने एयर को इनहेल किया, हमने ऑक्सीजन को अल्टीमेटली इनहेल किया, राइट। हमने जैसे ही ऑक्सीजन को इनहेल किया तो हम एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने एक्सहेल किया है वो कहाँ गया है, वो अल्टीमेटली आपके एनवायरनमेंट में गया है। अब एनवायरनमेंट से हमारे प्लांट क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, वैसे ही सॉइल से वो वाटर को लेते हैं और एनर्जी वो सनलाइट से लेते हैं, और इन तीनों चीजों को मिला के वो फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसमें वो अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट। ये प्रोसेस आपको पता है। सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस होता क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करने लग जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल को इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, क्योंकि आपको पता होगा कि जो वाटर है वो क्या होता है, वाटर होता है आपका H2O। सो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे आपको ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है वाटर मॉलिक्यूल का। तो ये वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ ऑक्सीजन फ्रॉम द लैंड
प्लांट्स एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। अब बच्चों होता क्या है कि जितना भी ऑक्सीजन है वो एस्केप हो जाता है प्लांट से और एटमॉस्फेयर में चला जाता है। अब ये जो एक्सचेंज हुआ है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, यही बच्चों एक की होता है टू दी प्योरिफिकेशन ऑफ एयर, इन विच जो प्लांट होते हैं वो रिलीज करते हैं वाइटल गैस को या फिर आप बोल सकते हो ऑक्सीजन को। एंड ये जो एक्सचेंज है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल भी हम बोलते हैं। फिर आता है डिफॉरेस्टेशन। सो एवरी बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स they live on products which are constantly renewed through natural cycles। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी की, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो एनिमल्स की हो, दे लिव ऑन प्रोडक्ट्स। वो किस वजह से जिंदा है, क्योंकि जो फॉरेस्ट हैं, जो प्लांट्स हैं, वो हमें ढेर सारे प्रोडक्ट दे रहे हैं और ये जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंटली रिन्यूड भी हो रहे हैं थ्रू द नेचुरल साइकिल्स। सो अगर हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं किसका, अपने रिसोर्सेज का, सो उसकी वजह से होगा क्या कि जो भी रिसोर्सेज वो एग्जॉस्ट होते चले जाएंगे। जैसे कि जो मेन होते हैं वो क्या करते हैं, वो फॉरेस्ट को काट देते हैं, राइट, अपने लैंड एरिया को बढ़ाने के लिए। एज अ रिजल्ट होगा क्या कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स कम्युनिटीज हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो रही हैं, लुप्त हो रही है। नाउ ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जैसे कि एक्सेसिव फेलिंग ऑफ ट्रीज, राइट, कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं ह्यूज डैम्स का, ओवर ग्रेजिंग हम करवा रहे हैं कैटल का, एक्सेसिवली हम माइनिंग करे ही जा रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग कर रहे हैं हम वाइल्ड एनिमल्स का, बहुत ज्यादा फायर्स हमें देखने को मिल रही हैं, एयर पॉल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है बाय द इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर द फॉरेस्ट। सो ये सारे ही रीजंस है जिसकी वजह से आपको डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये सारे रीजंस देखने को मिल रहे हैं। नाउ कमिंग टू व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो बच्चों डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज कि जो भी बैलेंस बना हुआ था ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में, वो अनबैलेंस हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो लॉस्ट हो जाएगी। जो वाटर साइकिल है आपका वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा एंड जो ग्राउंड वाटर है वो कम होने लग जाएगा। जितने भी हैबिटेट्स है आपके एनिमल्स के वो डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनका एक्सटेंशन हमें देखने को मिलेगा। जितने भी ज्यादा फ्लड्स हैं वो आपको रिकरेंट देखने को मिलेंगे। सॉइल है बच्चों वो बेयर हो जाएगा टू विंड एंड वाटर, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे ही कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो कि हमें डिफॉरेस्टेशन की वजह से देखने को मिलते हैं। नाउ कमिंग टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे अपने फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। सो बच्चों हमें पता है कि जो फॉरेस्ट है वो सेल्फ सफिशिएंट है, राइट। सो लेकिन इट डिपेंड्स ऑन अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज सो दैट कि वो उसको मेंटेन कर पाए। देयरफॉर टू प्रोटेक्ट अ फॉरेस्ट इट इज वेरी नेसेसरी कि हम कंजर्व करें लैंड को, एयर को एंड वाटर को। अगर हम एक्सेसिव माइनिंग करते हैं या फिर अगर हम ह्यूज डैम्स को बनाते हैं तो उसकी वजह से जो लैंड है वो डिस्ट्रॉय होता है एंड इन टर्न हमें बहुत ज़्यादा सीवियर डैमेज देखने को मिलता है फॉरेस्ट में। जितना भी एयर पॉल्यूशन है जो कि इंडस्ट्रीज से आ रहा है इवन अ किलोमीटर्स अवे, वो भी क्या करता है, फॉरेस्ट को डैमेज करता है। सो बच्चों कंजर्वेशन का हमेशा ये मतलब नहीं है कि हमें रिसोर्सेज को यूज नहीं करना, बल्कि ये क्या करता है, ये हमें डायरेक्ट करता है कि हमें यूज तो करना है रिसोर्सेज को, लेकिन हमें उसको उस तरीके से यूज नहीं करना कि वो डिप्लीट हो जाए। रिमूविंग ओल्ड डिजीज ट्रीज फ्रॉम द हेल्दी फॉरेस्ट विल नॉट डैमेज इट। So it will encourage the growth of fresh plant if done systematically। So बच्चों अगर आप पुराने ट्रीज को रिमूव करते हो या फिर कोई भी डिजीज ट्री है उसको रिमूव करते हो तो उससे डैमेज नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि वहां पे नया एक फ्रेश प्लांट उगने लग जाएगा अगर हम इसको सिस्टमैटिकली करें तो। सो बच्चों ये जो कंजर्वेशन है फॉरेस्ट का, इसका मतलब क्या है कि हमें बहुत ही वाइजली फॉरेस्ट को यूज करना है और हमें उनको वेस्ट नहीं करना। सो एफॉरेस्टेशन क्या है बच्चों, पार्ट होता है कंजर्वेशन का। एंड जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या है, इट इज एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, उसी को हमने वाइल्ड लाइफ बोला है। सो बच्चों जो फॉरेस्ट होते हैं उसमें आपको ढेर सारे वाइल्ड प्लांट्स देखने को मिलते हैं, इवन वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं। अब दोनों ही क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। सो इसीलिए अगर हमें कंजर्वेशन करना है वाइल्ड प्लांट्स का और वाइल्ड एनिमल्स का, हमें इस इशू को ट्रीट करना पड़ेगा। सो कौन कौन से वेज होते हैं, सो यहाँ पे आपको कुछ वेज दिए हुए हैं कि कैसे आप फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हो। सो द फर्स्ट वन इज एक्सेसिव फेलिंग ऑफ ट्रीज शुड बी स्टॉप्ड, राइट।
जो ज्यादा से ज्यादा हम ट्रीज को काट रहे हैं वो स्टॉप होना चाहिए। एंड whenever any number of trees are cut, the same number of trees should be planted, which means कि जितने आप पेड़ काट रहे हो उतने ही नए आपको पेड़ लगाने भी चाहिए। नाउ बच्चों, जितने भी फॉरेस्ट फायर होते हैं हमें उनको कंट्रोल करना चाहिए। जो ट्रीज होते हैं उनको प्लांट करना चाहिए बैरन लैंड पे। वाइल मेकिंग ह्यूज डैम्स, माइनिंग या फिर इंडस्ट्रियल टाउन्स, जो फॉरेस्ट होते हैं बच्चों उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो ओवर ग्रेजिंग हो रहा है कैटल का उसको आपको प्रिवेंट करना है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स आपको चलाने पड़ेंगे सो दैट कि आप लोगों को बता पाओ कि ट्रीज को प्लांट करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। हंटिंग ऑफ एनिमल्स बिल्कुल स्टॉप हो जाना चाहिए। देयर शुड बी मोर नेशनल पार्क सो दैट कि जितने भी आपके रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स है वो प्रोटेक्ट हो पाए। जितने भी आपके पब्लिक एंड कॉमन लैंड्स है उनको यूज करना है सो दैट कि आप प्लांट्स को ग्रो कर पाओ फॉर फॉडर, स्मॉल टिम्बर एंड फायरवुड। उसके अलावा जो भी हमारे फूड चेन है बच्चों फॉरेस्ट के, आपको उनको भी सेव करना है। तो बच्चों ये सारे ही आपके वेज थे जिसको आप अपना के या फिर फॉलो करके आप फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हो। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है वेस्ट मैनेजमेंट। सो बच्चों वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं। सो वेस्ट मतलब क्या होता है, इट इंक्लूड्स एनीथिंग जो कि हमारे यूज में अब नहीं है उसको हम वेस्ट बोलते हैं। सो ये हमारा डिस्कार्डेड मटेरियल होता है एंड हमें लर्न करना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से अपने वेस्ट को डिस्पोज करना है। सो वी हैव टू लर्न टू मैनेज दिस वेस्ट इन सच अ वे कि वो पॉल्यूशन को कॉज ना करे। Also, we should make the best use of certain materials और हमें बहुत अच्छी तरीके से यूज करने हैं कुछ ऐसे सर्टेन मटेरियल्स को जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। टू स्टार्ट विद दैट वी लर्न अबाउट द सोर्सेज ऑफ वेस्ट। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जितने भी वेस्ट हैं वो जनरेट कहाँ से हो रहे हैं, राइट। पॉइंट ऑफ जनरेशन क्या है या फिर आप बोल सकते हो सोर्सेज क्या है वेस्ट के। तो सबसे पहले आता है आपका हाउस होल्ड वेस्ट। तो बच्चों हाउस होल्ड वेस्ट का मतलब क्या है, जितना भी हमारा घर का वेस्ट जनरेट हो रहा है सो ये हमारे मोस्टली किचन से आता है। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, फ्रूट वेजिटेबल की पीलिंग्स, पॉलीपैक्स, बॉटल्स, डस्टर्स, पेपर, कार्डबोर्ड एंड ये सारा ही वेस्ट फ्रॉम दी पैकेजिंग्स। फॉर एग्जाम्पल जो भी रैपर्स होते हैं स्वीट्स के, चॉकलेट्स के, मेडिसिन के, टिफिन के, ड्रेस मटेरियल के, ये सारे ही आपके हाउस होल्ड वेस्ट में आते हैं। नाउ ये जो हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं बच्चों इसमें इंक्लूड होते हैं आपके लिक्विड वेस्ट जैसे कि वेस्ट वाटर फ्रॉम दी वॉशिंग ऑफ वेजिटेबल्स, फूड, फ्लोर्स, क्लोथिंग, बाथिंग वाटर, सीवेज, ये सारे ही आपके एग्जाम्पल है हाउस होल्ड वेस्ट के। फिर आते हैं ऑफिस एंड इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वेस्ट। सो बच्चों जो भी वेस्ट किससे आ रहा है, ऑफिस से जनरेट हो रहे हैं या फिर फैक्ट्रीज से जनरेट हो रहे हैं उनको हम इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल वेस्ट भी बोलते हैं। फिर आता है एग्रीकल्चरल वेस्ट। तो बच्चों ऐसे वेस्ट जो कि फार्म्स या फिर फार्मर्स जनरेट कर रहे हैं उनको हम एग्रीकल्चरल वेस्ट बोलते हैं। नाउ कमिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। तो बच्चों बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इनटू द वेस्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहला तो क्या है कि हमें कंजप्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा। दूसरी चीज हमें रीयूज करना है इन वन फॉर्म और अदर फॉर्म। और तीसरी चीज हमें रिसाइकल करना है, जैसे कि आप पेपर को रिसाइकल कर सकते हो, आप मेटल्स को रिसाइकल कर सकते हो। सो बच्चों जो एम होता है वेस्ट मैनेजमेंट का ये क्या होता है, ताकि हम एक्सट्रैक्ट कर पाए मैक्सिमम वैल्यू को एंड बेनिफिट को फ्रॉम द प्रोडक्ट्स व्हाइल जनरेटिंग मिनिमम वेस्ट, विच मीन्स कि हम कम से कम वेस्ट को जनरेट करें और जो भी ऑब्जेक्ट है हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट या फिर यूज भी कर पाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीवेज की। सो बच्चों अबाउट 70% जो होता है अर्थ का सरफेस वो कवर होता है वाटर से। सो विदाउट वाटर जो लाइफ है अर्थ पे वो पॉसिबल नहीं हो पाती, राइट। सो इन ऑर्डर टू सपोर्ट लाइफ जो वाटर है बच्चों वो फ्री फ्रॉम द पॉल्यूटेंट्स होना चाहिए, बिकॉज अगर फ्री फ्रॉम द पॉल्यूटेंट्स नहीं है तो वो एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म कर सकता है, इवन हमें भी हार्म कर सकता है। येट एवरीडे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि आपको ओशंस में, सीज में, रिवर्स में, लेक में, स्ट्रीम्स में एंड अंडरग्राउंड वाटर में देखने को मिलते हैं। एंड अमंग दी सब्सटेंसेस इसमें इंक्लूड होता है आपका सीवेज जो कि फ्लो होता है इनटू वाटरवेज थ्रू द सीवर पाइप्स ऑफ टाउन, सिटीज एंड फैक्ट्रीज।
सो बच्चों इसी वजह से सीवेज क्या है, सीवेज हमारा वेस्ट मटेरियल है या फिर आप बोल सकते हो डर्टी वाटर है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है बाय मॉडर्न टाउन्स इन लार्जर क्वांटिटी। नाउ व्हेन वी यूज वाटर ऑफ होम टू वॉश क्लोथ्स, जब भी हम क्या करते हैं अपने कपड़े धोते हैं, यूटेंसिल्स धोते हैं, नहाते हैं, फ्लश करते हैं टॉयलेट को, तो जितना भी वेस्ट वाटर है वो जनरेट होता है। नाउ बच्चों ये जो वेस्ट वाटर है उसको हम डोमेस्टिक सीवेज बोलते हैं। अब डोमेस्टिक सीवेज में बच्चों बहुत सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमें ढेर सारी बीमारियां भी करा सकते हैं, जैसे कि आपको जॉन्डिस हो सकता है, कॉलेरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, एंड इट इज therefore important टू डिस्पोज ऑफ दिस वाटर प्रॉपरली। और इसी वजह से बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितना भी सीवेज वाटर है हम उसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्पोज करें। नाउ कमिंग टू सीवेज कोर्स। सो बच्चों जो भी डर्टी वाटर होता है, वेस्ट मटेरियल होता है इन लिक्विड फॉर्म, ये रिलीज होता है हमारे घर से इनटू ड्रेन्स। उसके बाद ये जो ड्रेन्स होते हैं वो ओपन नहीं होते, क्योंकि एज ए यूज्ड टू बी अर्लियर, पहले के टाइम पे ओपन होते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, ड्रेन्स को बंद करके रखते हैं। नाउ ये कवर्ड होते हैं या फिर अंडरग्राउंड ड्रेन्स होते हैं जो कि पाइप के थ्रू रन करते हैं। समटाइम्स ये जो ड्रेन होते हैं वो चोक हो जाते हैं ऑन अकाउंट ऑफ सम सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स, विच मीन्स कि किसी भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स के अटकने की वजह से ये जो आपके पाइप्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो चोक हो जाते हैं। एंड उनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे, उस सॉलिड वेस्ट मटेरियल को रिमूव करके। सो बच्चों जो भी ड्रेन्स होते हैं फ्रॉम दी होम्स, ये ज्वाइन करते हैं आपके सीवर पाइप्स को। नाउ कमिंग टू डिस्पोजल ऑफ सीवेज। सो बच्चों जो डिस्पोजल ऑफ सीवेज है वो अभी भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इट कैन नॉट जस्ट बी पम्प्ड इनटू द फील्ड्स, हम उसको सीधा फील्ड में नहीं डाल सकते या फिर उसको वैसे ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसके अंदर ढेर सारे जर्म्स हैं जो कि अल्टीमेटली क्या करेंगे, रिवर या फिर लेक्स में आ जाते हैं, एंड वहीं से ही हम अपने ड्रिंकिंग वाटर को भी लेते हैं। तो इसी वजह से हमें बीमारियां देखने को मिलती है। नाउ दिस इज व्हाट हैपेंड इन द पास्ट में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आउटब्रेक हमें देखने को मिले हैं कोलेरा के और टाइफाइड के। टुडे एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ पाइप, जिसको हम सीवर्स बोलते हैं, वो कैरी करते हैं किसको बच्चों, सीवेज को, सीवेज फार्म्स में। उसके बाद सबसे पहले ये वहां पे जाते हैं थ्रू दी स्क्रीन और सीव्स, जो कि रिमूव करते हैं सॉलिड को, जैसे कि पेपर और स्टिक्स। उसके बाद इनको फ्लो किया जाता है इनटू सेटलिंग टैंक्स। नाउ बच्चों ये जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं इन दी वाटर, सेटल आउट एज लिक्विड स्लज। उसके बाद होता क्या है कि जितना भी आपका वाटर रिमेनिंग है उसको स्प्रे किया जाता है पोरस फिल्टर में, राइट, थ्रू दी रिवॉल्विंग स्प्रिंकलर्स और पास इनटू टैंक्स। उसके बाद इनको टैंक्स में पास कर दिया जाता है और एयर को ब्लो किया जाता है थ्रू इट। इन बोथ द मेथड्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, एंड जितने भी इम्प्योरिटीज हैं वाटर में वो कन्वर्ट हो जाती है हार्मलेस प्रोडक्ट्स में। नाउ बच्चों ये जो सल्ज होता है इसको यूजुअली हम ट्रीट करते हैं इन डाइजेशन टैंक्स, जहाँ पे जो भी फॉर्मेंट्स होते हैं एंड रिलीज करते हैं हम मीथेन गैस को। नाउ ये जो ब्लैक मटेरियल होता है जो कि रह जाता है वो हमारा बहुत ही वैल्यूएबल फर्टिलाइजर होता है। नाउ बच्चों उसके बाद हम वेस्ट वाटर को फिर से ट्रीट करते हैं बायोलॉजिकली, सो दैट कि जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है हम उसको रिड्यूस कर पाएं जो कि उसके अंदर है। उसके बाद जो भी ट्रीटेड वाटर होता है उसको डिस्चार्ज किया जाता है वाटर बॉडी में। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से सीवेज वाटर को पहले क्या किया है, ट्रीट किया है, उसके बाद ही हमने उसको डिस्चार्ज किया आपकी वाटर बॉडी में। नाउ कमिंग टू समिंग अप। सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट हमारे सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, विच इज डोमिनेटेड बाय द ट्रीज। इन अ फॉरेस्ट प्लांट्स और एनिमल्स वो दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं एनिमल पे कार्बन डाइऑक्साइड, रिप्रोडक्शन, सीड डिस्पर्जल एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए। वैसे जो एनिमल्स होते हैं वो भी प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फूड, ऑक्सीजन एंड हैबिटेट के लिए। जो सीवेज होता है बच्चों वो वेस्ट मैटर होता है या फिर आप बोल सकते हो डर्टी वाटर होता है, एंड सीवेज को हमें ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर रिलीजिंग इनटू वाटर बॉडीज। सो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।